नमस्कार साथियों, आर के प्रजापत चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज का जो हमारा विषय है कक्षा 11 भौतिक विज्ञान फिजिक्स एनसीईआरटी का सिलेबस है और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा संचालित कक्षा 11 की जो भौतिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक है उसका अध्याय नंबर 1 है भौतिक जगत फिजिकल वर्ल्ड, जिसके अंतर्गत पिछले वीडियो के अंदर हमने भौतिक विज्ञान की परिभाषा, भौतिकी के कार्य क्षेत्र तथा विस्तार के बारे में अध्ययन किया। आज का जो हमारा विषय है प्रकृति के मूल बल, द फंडामेंटल फोर्सेज इन नेचर। प्रकृति के मूल बल क्या है, इनकी परिभाषा क्या है, कितने प्रकार के हैं, कौन कौन से, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रकृति के मूल बल की परिभाषा क्या है, फंडामेंटल फोर्सेज इन नेचर की डेफिनेशन क्या है। तो परिभाषा की हम बात करेंगे तो प्रकृति के मूल बल की जो परिभाषा होगी वो ये होगी कि प्रकृति में होने वाले परिवर्तनों की व्याख्या करने के लिए जिन बल अभिधारणाओं का उपयोग किया गया है उन्हें हम प्रकृति के मूल बल कहते हैं। मूलतः ये बल 4 प्रकार के होते हैं। पहला बल पढ़ेंगे हम गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा पढ़ेंगे विद्युत चंबकीय बल, तीसरा दुर्बल नाभिकीय बल और चौथा हम पढ़ेंगे प्रबल नाभिकीय बल। आगे समझ में आपके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। न्यूटन ने इस बल के बारे में गहन अध्ययन करके एक नियम प्रतिपादित किया जिसे न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण बल नियम भी कहते हैं। इस नियम के अनुसार उसने बताया कि ब्रह्मांड का प्रत्येक पिंड, निकाय, कण अन्य किसी दूसरे निकाय या पिंड को अपनी ओर एक विशेष बल से आकर्षित करता है और इसी विशेष बल आकर्षण को हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। आगे समझ आपके। और ये बल कितना लगेगा, इस बल का मान कैसे निकालेंगे, उसने जो नियम बताए उसका जो पहला नियम है कि 2 कणों के मध्य लगने वाला बल उन 2 कणों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके मध्य जो दूरी है दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तीसरा इसमें नियम बताया कि जो बल होगा इन 2 कणों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होगा। और ये बल का मान किस प्रकार निकालते हैं उसके बारे में बात करते हैं। और ये जो बल है ये दीर्घ परास का बल है, यानी दूरी अधिक होने पर ही ये बल प्रभावी होता है। इसकी परास अनंत है। इस प्रकार इसको समझाने का उसने प्रयास किया। इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। अगले बल की हम बात करते हैं विद्युत चंबकीय बल। विद्युत चंबकीय बल की हम चर्चा करते हैं विद्युत बल के अंदर। विद्युत बल आपने पढ़ा होगा, तो विद्युत बल के अंदर पढ़ते हैं विद्युत चंबकीय बल और स्थिर विद्युत बल। अगर आवेश गतिशील अवस्था में है तो उनके मध्य जो बल लगता है उसको विद्युत चंबकीय बल कहेंगे। और अगर आवेश विराम अवस्था में है, विश्राम अवस्था में है, तो ऐसी स्थिति के अंदर जो उनके मध्य जो बल लगेगा उससे हम स्थिर विद्युत बल की भी कहते हैं। तो उसने कूलाम ने एक नियम प्रतिपादित किया स्थिर विद्युत बल के बारे में। तो उसने बताया कि 2 आवेश, अगर मान लो 2 आवेश एक r दूरी पर स्थित है तो उनके मध्य लगने वाला जो बल होगा दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच जो दूरी है दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस प्रकार से बल में उसने चर्चा की। और ये जो परास है वो अनंत परास है। क्या परास है भाई? अनंत परास है। तो इसी प्रकार तीसरे बल की हम बात करते हैं। तीसरा बल है दुर्बल नाभिकीय बल, जिसे दुर्बल बल भी कहते हैं, वीक फोर्स भी कहते हैं। दुर्बल बल का पता रेडियो एक्टिविटी के बीटा क्षय के दौरान पता चला। तो यह बल उन्हीं कणों के मध्य लगता है जो रेडियो एक्टिव सक्रिय पदार्थ के क्षय के दौरान उत्सर्जित होते हैं। तो जो रेडियो एक्टिव पदार्थ के जो क्षय के दौरान जो उत्सर्जित होने वाले कण है, इलेक्ट्रॉन, एंटी न्यूट्रॉन, उनके मध्य लगने वाला यह दुर्बल नाभिकीय बल है। और इस बल की जो परास है वो नाभिक के आकार के समान, यानी 10⁻15 मीटर से भी कम होती है। जो इसकी वास्तविक जो परास है वो 10⁻16 मीटर होती है। और यह अल्प परास का बल है। आगे समझ आपके। अब हम बात करते हैं बल नंबर 4 नाभिकीय बल, जिसे प्रबल नाभिकीय बल भी कहते हैं। तो नाभिकीय परास के अंदर नाभिकीय कणों के मध्य लगने वाले बल को हम नाभिकीय बल कहते हैं। और यह बल लघु परास का प्रबल आकर्षण बल है, यानी जो नाभिकीय कण है प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को बीच में जो प्रबल आकर्षण का बल ये कार्य करता है। आगे समझे। और नाभिकीय परास के बाद इस बल का प्रभाव नगण्य होता है। आपने पढ़ा होगा दूसरी भाषा में बात करें जो न्यूक्लियस होते हैं, न्यूक्लियस के मध्य हम समझ गए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मध्य जो पाई मेसन होता है, पाई मेसन के मिनिमेट है। और पाई मेसन में आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री के अंदर पाई न्यूट्रल, पाई पॉजिटिव और पाई नेगेटिव, इनके मध्य जो विनिमय होता है उनके द्वारा यह बल उत्पन्न होता है, इसलिए इसको विनिमय बल भी कहते हैं, एक्सचेंज फोर्स भी इसको कहते हैं। तो इस प्रकार इन बलों के बारे में हमने चर्चा की। अब इसको किस प्रकार समझते हैं उसके बारे में डिटेल्स हम पढ़ेंगे। हमने 4 बल पढ़ना है। प्रकृति के 4 बल कौन कौन से? गुरुत्वाकर्षण बल, न्यूटन ने इसके बारे में नियम प्रतिपादित किया। दूसरा हम पढ़ेंगे विद्युत चुंबकीय बल, जिसके अंदर स्थिर वैद्युतिक बल के अंदर कूलाम के नियम का हम प्रयोग करेंगे। तीसरा बल पढ़ेंगे दुर्बल नाभिकीय बल, जिसे दुर्बल बल भी कहते हैं, रेडियो एक्टिविटी के क्षय के दौरान इस बल का पता चला। और चौथा जो हम बल पढ़ेंगे नाभिकीय बल या प्रबल नाभिकीय बल, जो नाभिकीय परास के अंदर नाभिकीय कणों के मध्य जो लगने वाला बल होता है, लघु परास का
प्रबल आकर्षण बल होता है, जिसे हम प्रबल नाभिकीय बल भी कहते हैं। आगे समझे। अब इन बल की तुलना की बात करेंगे, सबसे ज्यादा प्रबलता की बात करेंगे। सबसे ज्यादा प्रबल बल होगा वो नाभिकीय बल होगा, न्यूक्लियर फोर्स होगा। उससे कम जो प्रबल होगा वो आपके विद्युत बल होगा या विद्युत चुंबकीय बल होगा। उससे कम आपके दुर्बल बल होगा, और सबसे कम जो प्रबलता की बात करें वो गुरुत्वाकर्षण बल होगा। इस प्रकार इनका क्रम भी आपको याद आना चाहिए। अनुपात की जब हम बात करेंगे, अगर गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात 1 है तो दुर्बल बल की जो अनुपात होगा, दुर्बल बल का अनुपात 10 की घात 25 होगा। विद्युत बल की बात करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की बात करेंगे, उसकी 10 की घात 36 होगा। और प्रबल नाभिकीय बल का जो अनुपात होगा 10 की घात 38 होगा। इस प्रकार इसको हमने डिटेल में बताने का आपको प्रयास किया। अब हम बात करते हैं किस प्रकार इसको लिखना है, किस प्रकार समझना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रगति के मूल बल की परिभाषा। परिभाषा की बात करेंगे, प्रगति के मूल बल की परिभाषा। प्रगति के मूल बल, फंडामेंटल फोर्स इन नेचर। प्रगति के मूल बल की परिभाषा की बात करेंगे तो क्या परिभाषा पढ़ी भाई हमने कि प्रगति में होने वाले परिवर्तनों, क्या लिखेंगे, प्रगति में होने वाले परिवर्तनों प्रगति में जो परिवर्तन होते हैं, प्रगति में होने वाले परिवर्तनों की व्याख्या एक्सप्लेन करने के लिए क्या लिखेंगे, व्याख्या करने के लिए जिन बल अभिधारणाओं, क्या लिखेंगे, जिन बल अभिधारणाओं का उपयोग किया गया हो उन्हें प्रगति के मूल बल कहते हैं। मूल बल कहते हैं। आगे परिभाषा आपके समझ में। प्रगति के मूल बल, प्रगति में होने वाले परिवर्तनों की व्याख्या करने के लिए जिन बल अभिधारणाओं का उपयोग किया गया हो उन्हें प्रगति के मूल बल कहते हैं। और यह बल, प्रकार की बात करेंगे, यह बल मूल रूप से मतलब मूल रूप से 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं। आगे समझना आपके कि प्रगति में होने वाले परिवर्तनों की व्याख्या करने के लिए जिन बल अभिधारणाओं का उपयोग किया गया उन्हें प्रगति के मूल बल कहते हैं। और ये बल मूलतः 4 प्रकार के होते हैं। और चारों प्रकार हमने पढ़ा है। कौन कौन सा होगा? पहला जो बल होगा वो है गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल, इसके बारे में हमने चर्चा की थी। न्यूटन ने इसके बारे में एक नियम प्रतिपादित किया जिसे गुरुत्वाकर्षण बल नियम भी कहते हैं। पहला जो बल है गुरुत्वाकर्षण का बल, और इसको प्रदर्शित करते हैं Fg द्वारा। किससे प्रदर्शित करते हैं? Fg द्वारा। आगे समझे। तो पहला जो बल है गुरुत्वाकर्षण बल। दूसरा बल की हम बात करेंगे वो होगा विद्युत चुंबकीय बल। कौन सा होगा भाई? विद्युत चुंबकीय बल। विद्युत चुंबकीय बल जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, Fe द्वारा इसको प्रदर्शित। अब हम बात करते हैं तीसरा बल। तीसरे बल को बोलते हैं दुर्बल बल। दुर्बल बल, और दुर्बल बल का दूसरा नाम है दुर्बल नाभिकीय बल। क्या लिखेंगे भाई? दुर्बल नाभिकीय बल। नाभिकीय बल, और इसको प्रदर्शित किससे करेंगे? Fw से, वीक फोर्स। क्या बोलते हैं भाई इसको? वीक फोर्स। Fw द्वारा इसको प्रदर्शित करते हैं। अब 4 नंबर का जो बल है उसको बोलेंगे नाभिकीय बल। नाभिकीय बल, और नाभिकीय बल को किस, दूसरा इसका नाम है प्रबल नाभिकीय बल। प्रबल नाभिकीय बल। इसमें आपको कंफ्यूज मत होना। बल जो 4 प्रकार के बल है, नाभिकीय बल, और इसको प्रदर्शित करते हैं Fn द्वारा। किससे द्वारा प्रदर्शित करते हैं? Fn, न्यूक्लियर फोर्स।
तो फिर एक बार हम चर्चा कर लेते हैं कि प्रगति में होने वाले परिवर्तनों की व्याख्या करने के लिए जिन बल अभिधारणाओं का उपयोग किया गया है उन्हें प्रगति के मूल बल कहते हैं। ये बल मूलतः 4 प्रकार के होते हैं। पहला गुरुत्वाकर्षण बल Fg द्वारा प्रदर्शित करते हैं, दूसरा विद्युत चंबकीय बल Fe द्वारा प्रदर्शित करते हैं, तीसरा दुर्बल बल या दुर्बल नाभिकीय बल भी इसको बोलते हैं, Fw द्वारा इसको प्रदर्शित करते हैं, और चौथे नंबर का जो बल है वो नाभिकीय बल या प्रबल नाभिकीय बल न्यूक्लियर फोर्स यानी Fn द्वारा इसको प्रदर्शित करते हैं। आगे यहां तक समझ में। अब हम चर्चा करेंगे सबसे पहले बल नंबर 1 पर, एक गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल जिसे Fg द्वारा प्रदर्शित करते हैं। न्यूटन ने इस बल के बारे में गहन अध्ययन करके एक नियम प्रतिपादित किया जिसे न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण बल नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार उसने बताया कि ब्रह्मांड का प्रत्येक पिंड, निकाय या कण दूसरे पिंड, निकाय या कण को अपनी ओर एक विशेष बल से आकर्षित करता है। इसी विशेष बल को हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। इसने 3 नियम प्रतिपादित किए। पहला नियम गुरुत्वाकर्षण से संबंधित जो नियम था उसने बताया कि जो कणों के मध्य लगने वाला जो बल होगा उन 2 कणों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा दोनों कणों के मध्य जो दूरी है दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तीसरा उसने बताया यह बल दोनों कणों को मिलाने वाली रेखा का अनुदिश कार्यरत होता है। तो इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? गुरुत्वाकर्षण बल। इस बल के बारे में, इस बल के बारे में न्यूटन ने एक नियम प्रतिपादित किया। एक नियम प्रतिपादित, एक नियम प्रतिपादित किया जिसे न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण बल नियम भी कहते हैं। यह ध्यान रखना, बल नियम भी कहते हैं। आगे समझना आपके कि इस बल के बारे में न्यूटन ने एक नियम प्रतिपादित किया जिसे न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण बल नियम भी कहते हैं। इस नियम के अनुसार क्या लिखेंगे? इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार ब्रह्मांड का प्रत्येक पिंड, क्या लिखेंगे भाई? ब्रह्मांड, ब्रह्मांड का प्रत्येक पिंड, पिंड लिख सकते हैं, पिंड, निकाय या कण अन्य दूसरे पिंड, निकाय या कण को एक विशेष बल द्वारा, एक विशेष बल द्वारा आकर्षित करते हैं, आकर्षित करते हैं। क्या नियम है भाई? कि इस नियम के अनुसार ब्रह्मांड का प्रत्येक पिंड, निकाय या कण अन्य दूसरे पिंड, निकाय या कण को एक विशेष बल द्वारा आकर्षित करते हैं। इसी विशेष आकर्षण बल को, इसी विशेष आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। क्या कहेंगे भाई? गुरुत्वाकर्षण बल कहेंगे। गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। आगे परिभाषा, क्या परिभाषा हुई भाई? इस बल के बारे में न्यूटन ने एक नियम प्रतिपादित किया जिसे न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण बल नियम भी कहते हैं। इस नियम के अनुसार ब्रह्मांड का प्रत्येक पिंड, निकाय या कण अन्य दूसरे पिंड, निकाय या कण को एक विशेष बल द्वारा आकर्षित करते हैं। इसी विशेष आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। आगे समझ में। तो इसके अनुसार जो नियम बताया, पहला जो नियम था इसका, न्यूटन के नियम अनुसार, न्यूटन के नियम के अनुसार लगने वाला बल F दोनों कणों के, क्या लिखेंगे भाई? दोनों कणों
के द्रव्यमान के गुणनफल, जो द्रव्यमान है उन द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है, समानुपाती या प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है। ये तो हो गया पहला नियम। दूसरा इसका जो नियम होगा वो कहता है लगने वाला बल F दोनों कणों के बीच की दूरी r के वर्ग के प्रतिलोमानुपाती क्या लिखेंगे भाई? लगने वाला बल दोनों कणों के बीच की दूरी r के वर्ग के प्रतिलोमानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये हो गया। और तीसरा इसका जो नियम है वो है कि बल जो लगेगा, लगने वाला बल दोनों कणों को मिलाने वाली रेखा का अनुदिश होता है, मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है, अनुदिश होता है। तो तीन नियम इसने प्रतिपादित किए। पहला नियम क्या है कि दो कणों के मध्य लगने वाला बल का जो मान होगा दोनों कणों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा जो लगने वाला बल होगा दोनों कणों के जो बीच की दूरी के वर्ग के प्रतिलोमानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती होता है। तीसरा लगने वाला जो बल होगा दोनों कणों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होगा। अब इसको किस प्रकार इसको उत्पन्न करते हैं, इसकी डेरिवेशन निकालते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। थोड़ा बहुत इसके बारे में आपको आना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में हमने डिटेल से पढ़ा। न्यूटन ने इस बल के बारे में गहन अध्ययन करके एक नियम प्रतिपादित किया जिसे न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण बल नियम भी कहते हैं। इस नियम के अनुसार उसने बताया कि ब्रह्मांड का प्रत्येक पिंड, निकाय या कण दूसरे अन्य निकाय या पिंड कण को अपनी ओर आकर्षित करता है विशेष बल से, और इसी विशेष आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। उसने तीन नियम प्रतिपादित किए। जो बल लगेगा वह बल दोनों कणों के दो द्रव्यमान है उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके मध्य जो दूरी है दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और तीसरे इसने बताया जो बल होगा दोनों कणों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होगा। आगे समझना आपके। तो अब इसका हम डेरिवेशन निकालते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं। यहाँ तक समझ में आ गई आप? अब देखते हैं, इसको मिटा देता हूं मैं। तो इस प्रकार प्रगति का जो मूल बल है गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में हमने विस्तार से पढ़ा है। और इस बल की जो परास होगी वो अनंत परास की होगी, यानी दीर्घ परास का यह बल है, यानी दूरी अधिक होने पर भी यह बल प्रभावी होगा। दीर्घ परास का है और इसकी परास भी अनंत है, यह नोट कर लेना आप। अब हम बात करते हैं, जैसे मान लो दो कणों की बात करते हैं। एक कण यह है जिसका नाम दे दिया हमने ए, और दूसरा कण है जिसको हमने दे दिया बी। न्यूटन के नियम की हम बात करते हैं। इस कण का जो द्रव्यमान है वो m1 है, इस कण का जो द्रव्यमान है वो m2 है। इनके मध्य जो दूरी है वो r है। आगे समझ। अब न्यूटन के नियम अनुसार जो बल होगा उस बल का मान कैसे निकालेंगे, उस नियम के अनुसार हमें प्रतिपादित करना है कि दो कण है, एक कण ए और दूसरा कण बी है। ए का द्रव्यमान m1 है और बी का द्रव्यमान m2 है। आगे यहां तक समझे तो हम लिखेंगे पहला जो नियम के अनुसार क्या होगा भाई, न्यूटन के क्या लिखेंगे भाई, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण बल नियम अनुसार, बल नियम अनुसार। तो पहला जो नियम क्या कहता है कि दोनों कणों का जो द्रव्यमान है उनके गुणनफल के बराबर होगा। तो बल जो लगेगा तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण बल नियम अनुसार लगने वाला बल क्या होगा कि F प्रोपोर्शनल m1 गुणा m2। यानी पहला नियम क्या है कि लगने वाला बल दोनों कणों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती है। आगे समझ में, पहला तो यह हो गया। दूसरा क्या है कि लगने वाला जो बल है
वो दोनों कणों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती या प्रतिलोमानुपाती होता है, तो लिखेंगे 1/r²। ये हो गया इसका नियम दूसरे के अनुसार। जो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण बल नियम था, जिसके पहला जो नियम था द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होगा बल, और दूसरा है इनके मध्य जो दूरी है दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है F। अब इन दोनों समीकरण को जोड़ेंगे, जोड़ने पर क्या बन जाएगा, मिलाने पर क्या बनेगा भाई कि F प्रोपोर्शनल m1 m2 बटावा r², ये हो गया। और जब भी हम प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो क्या आएगा भाई, बराबर लगाएंगे, तो ये हो गया बराबर। और बराबर लगाकर फिर एक नियतांक लगाना पड़ता है, और यहाँ जो नियतांक आएगा वो नियतांक g आएगा। फिर आगे लिखेंगे m1 m2 अपॉन r²। ये इसका एक बन गया। जो लगने वाला जो बल होगा F बराबर g m1 m2 बटावा r²। और यहाँ g क्या है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। यहाँ जी हम क्या लिखेंगे, और जहाँ g सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, नियतांक है जिसका मान यानी g का जो मान है वो g बराबर आएगा 6.67 10⁻11। अब इसके यूनिट की बात करेंगे, इसका जो यूनिट बनेगा वो न्यूटन मीटर स्क्वायर बटावा किलोग्राम स्क्वायर होगा। आगे समझो, आपके यूनिट निकालना भी आपको आना चाहिए। अब यूनिट कैसे निकाल के उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। देखो हमने समीकरण क्या प्राप्त हुआ कि F बराबर g m1 m2 अपॉन r² है। पक्षांतरण करेंगे तो इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, देखो g m1 m2 अपॉन r² बराबर F होता है। अब g को यहीं रखना है, बाकी को पक्षांतरण कर देंगे तो क्या आ जाएगा भाई कि g बराबर आ जाएगा F गुणा r² बटावा m1 m2। अब F का मात्रक क्या होता है भाई, F बोलता है बल, बल को बोलते हैं न्यूटन, तो F का हो गया आपके न्यूटन। F को लिखेंगे न्यूटन। R को किस में मापते हैं, मीटर में, तो r² है तो मीटर स्क्वायर हो गया, तो ये हम लिख दिया मीटर स्क्वायर। अपोन में क्या है कि अपोन के अंदर है द्रव्यमान किस में मापते हैं, किलोग्राम में, MKS पद्धति के अंदर, तो 2 द्रव्यमान है तो किलोग्राम स्क्वायर। तो ये इसकी यूनिट बन जाती है किसकी, ये। आगे समझ, अगर आपको पूछ ले इसकी विमा क्या है, अगर जी की विमा की बात करें तो विमा भी हम निकाल सकते हैं। विमा किससे निकाल के, इस सूत्र की सहायता से निकाल सकते हैं कि F की विमा क्या होती है, बल की विमा होती है आपके m1 L1t-2। आगे समझ आपके। फिर बात करते हैं इसके अलावा r² है, तो r क्या, दूरी को किस में मापते हैं कि आपके L होता है, L कितना है, L2 है तो हम L2 लिख दिया, ये हो गया r² है। तो आगे समझो आपके। इसी प्रकार अपोन में क्या है, इसको इस प्रकार लिखना। अपोन में क्या है, अपोन के अंदर ये द्रव्यमान किलोग्राम मापते हैं, और किलोग्राम के अंदर द्रव्यमान की जो इकाई m है तो यहाँ m की क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। आगे समझो आपके। तो ऊपर चला जाएगा तो माइनस का हो जाएंगे, तो वैल्यू क्या आ गई कि m या प्लस का 1 है, ये प्लस के 2 ऊपर चले गए, माइनस के 2 हो गए, तो -2 में से प्लस का 1 गया तो पीछे माइनस का 1 बच गया। एल की बात करते हैं, एल कितना, यहाँ 1 और यहाँ 2 जुड़ जाएंगे आपस में, तो एल 3 हो गया। टी समय का कितना है कि t-2। तो ये जो विमा आ गई वो विमा किसकी आ गई, जी की विमा आ गई। जी की जो विमा है वो क्या है भाई कि m-1 L3 t-2। आगे समझे, तो विमा भी आपको आनी चाहिए। अगर हम बात करते हैं इस बल की, और ये जो बल है इस बल को बोलते हैं दीर्घपरास का बल है। ये है बल दीर्घपरास, क्या भाई, दीर्घपरास का बल है, दीर्घपरास का बल है। दीर्घपरास का बल का मतलब हो गया कि दूरी अधिक होने पर भी ये बल प्रभावी होगा। अर्थात हम क्या लिखेंगे, अर्थात दूरी अधिक होने पर प्रभावी होगा, दूरी अधिक होने पर प्रभावी होगा। और इसकी जो परास की बात करते हैं, और इसकी जो परास है वो अनंत परास है, यानी इस बल की जो परास है वो परास क्या है भाई, अनंत है। यह भी क्वेश्चन बनता है आपका। तो इस बल के बारे में क्या पढ़ा भाई, गुरुत्वाकर्षण बल का किस प्रकार मान निकालते हैं। सार्वत्रिक नियतांक, जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक था जिसकी वैल्यू कितनी आई कि 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटावा किलोग्राम स्क्वायर। आज की विमा की अगर आपको पूछ रहे तो विमा क्या होगी, m-1 L3 t-2।
आगे जे की विमा। और ये बल क्या है? ये बल दीर्घ परास का बल है, अर्थात दूरी अधिक होने पर भी यह बल प्रभावी होगा और इसकी परास अनंत है। आगे समझ। अब हम बात करते हैं, अगर मान लो ये जो समीकरण हमें प्राप्त हुआ है, कि हम बात करते हैं समीकरण इसकी कि F बराबर होता है G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। अगर हम लिखेंगे माना कि, क्या लिखेंगे भाई? माना कि m1 बराबर 1 किलोग्राम, m2 बराबर भी 1 किलोग्राम और r बराबर अगर 1 मीटर हो, समझ, सबके मान अगर एकांक हो, इकाई मान हो, यानी दो कण हैं जो इकाई द्रव्यमान वाले दो कण हैं, जिसका द्रव्यमान इसका भी 1 किलोग्राम, इसका भी 1 किलोग्राम, बीच की दूरी अगर 1 मीटर है, तो जो बल का जो मान आएगा F, वो जी के सार्वत्रिक नियतांक जी के बराबर आ जाएगा। कि इसमें सब में एक एक वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगा कि F बराबर जी गुणा 1 और 1 का स्क्वायर कर दो आप, तो वैल्यू क्या आ गई फाइनली कि F बराबर जी गुणा 1 और ये 1 आ गया, तो F बराबर हो गया जी। तो बराबर जो वैल्यू आई वो आ गई F बराबर जी। तो इससे यानी कहने का अभिप्राय दो कण है और दो कणों के का द्रव्यमान इकाई द्रव्यमान हो, इकाई दूर पर व्यवस्थित हो, तो उनके मध्य जो बल लगेगा उस बल का मान आपके सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक के बराबर आएगा। और सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक की वैल्यू कितनी है कि 6.67 10 की घात -11 ये बल आएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि जो F आएगा वो F की वैल्यू आएगी 6.67 10 की घात -11 न्यूटन। आगे समझ आपके, जो बल लगेगा वो कितना लगेगा, ये लगेगा जिसकी -11 बिल्कुल नगण्य लगेगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पृथ्वी के ऊपर पड़ी जो आप वस्तुएं हैं आपस में गुरुत्वाकर्षण के नियम का पालन करते हुए भी, आकर्षित होते हुए भी आपस में चिपकती इसलिए नहीं है कि उनके मध्य जो बल लगता है उसका मान बिल्कुल भी अल्प है। यानी ये बल कहाँ ज्यादा प्रभावी होगा? अगर द्रव्यमान ज्यादा होगा, द्रव्यमान ज्यादा होगा और दूरी ज्यादा होगी तो ये गुरुत्वाकर्षण बल का हम उसका आभास कर सकते हैं। जैसे सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, ग्रह, इनका द्रव्यमान भी ज्यादा है, इनके मध्य दूरी भी ज्यादा है, तो वह हम गुरुत्वाकर्षण बल का अनुमान लगा सकते हैं और उसके अंदर इस नियम की हम तुलना कर सकते हैं। पृथ्वी पर रखी हुई वस्तुओं के अंदर गुरुत्वाकर्षण बल का नियम लागू होता है, लेकिन वो इसलिए आपस में नहीं चिपकती कि उनके मध्य जो बल लगता है उस बल का मान बहुत ही नगण्य, बिल्कुल ही नगण्य समान होता है। ये बल प्रभावी कब आएगा? क्योंकि ये बल दीर्घ परास का बल है, यानी दूरी अधिक होने पर भी ये बल प्रभावी होगा और इसकी परास अनंत है, अनंत तक ये बल काम करता है। ज्यादा द्रव्यमान वाली वस्तुएं और ज्यादा दूरी पर अगर वस्तुएं हैं उनके मध्य जो बल लगता है उसके अंदर इसकी गणना की जाती है। इस प्रकार आज के वीडियो के अंदर अभी जो हमने टॉपिक पढ़ा गुरुत्वाकर्षण बल से संबंधित जितनी भी अवधारणाएं थी हमने क्लियर करने का प्रयास किया। आगे समझ। अब हम बात करते हैं आपके विद्युत चुंबकीय बल की। इसको मिटा देता हूं। अब हम बात करते हैं विद्युत चुंबकीय बल की। प्रगति के मूल बल के अंतर्गत सेकंड नंबर पर जो बल आता है उसका नाम है विद्युत चुंबकीय बल। विद्युत चुंबकीय बल, जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी हम कहते हैं। इसके बारे में थोड़ी बहुत हम चर्चा करते हैं। विद्युत चुंबकीय बल क्या है, विद्युत बल क्या है और स्थिर विद्युत बल क्या है, इसके बारे में थोड़ा बहुत हमें डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विद्युत बल है। विद्युत बल के अंदर दो प्रकार के बल हम पढ़ते हैं, विद्युत चुंबकीय बल और आपके स्थिर विद्युत बल। स्थिर विद्युत बल को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स भी कहते हैं और विद्युत चुंबकीय बल को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। लेकिन इन दो बलों के अंदर क्या भेद है इसके बारे में चर्चा करते हैं। अगर आवेश गतिशील अवस्था में या गतिमान हो तो उनके मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रत्याकर्षण का बल विद्युत चुंबकीय बल कहलाएगा। अगर आवेश स्थिर अवस्था में हो तो उनके मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रत्याकर्षण का जो बल होगा वो आपके स्थिर विद्युत बल कहलाएगा। ये नोट कर लेना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विद्युत चुंबकीय बल। तो ये किसका भाग है? विद्युत बल का भाग। हम लिखेंगे विद्युत बल। और विद्युत बल के अंदर हमने दो प्रकार के बल पढ़ते हैं। एक है विद्युत चुंबकीय बल, विद्युत चुंबकीय बल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में पढ़ते हैं। और दूसरा हम पढ़ते हैं स्थिर विद्युत बल। स्थिर विद्युत बल इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कहते हैं। अब इनमें अंतर क्या है कि जो
विद्युत चुंबकीय बल होगा, इसके अंदर जो आवेश होंगे क्या होंगे भाई, जो इसके आवेश होंगे वो गतिशील अवस्था में होंगे। किस में होंगे, गतिशील या गतिमान होंगे। आगे समझे। और इसमें जो आवेश होंगे वो आवेश स्थिर अवस्था में होंगे, आवेश इसमें स्थिर अवस्था में होंगे, स्थिर अवस्था में होंगे, यह नोट करना आप। तो जब आवेश स्थिर अवस्था के अंदर है तो उनके मध्य जो बल लगेगा वो स्थिर विद्युत बल कहलाएगा, और अगर आवेश गतिमान है या गतिशील है तो उनके मध्य जो बल लगेगा वो विद्युत चुंबकीय बल कहलाएगा। आगे समझ में आपके। अब हम बात करते हैं इनके मध्य जो लगने वाला आकर्षण का और प्रत्यक्षण का बल कब कब लगता है, उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। अगर आवेश, यदि आवेश विजातीय, विजातीय मतलब उनकी प्रगति अलग अलग है, पॉजिटिव नेगेटिव है, विजातीय है, यदि आवेश विजातीय है तो उनके मध्य बल आकर्षण का लगेगा। कौन सा बल लगेगा भाई, आकर्षण बल लगेगा। और यदि आवेश सजातीय है, यानी एक ही प्रकृति के, दोनों अगर पॉजिटिव पॉजिटिव हो सकते हैं और दोनों नेगेटिव नेगेटिव हो सकते हैं, तो सजातीय है तो उनके मध्य बल प्रत्याकर्षण का लगेगा। किसका लगेगा, प्रत्यक्षण का लगेगा, प्रत्यक्षण बल लगेगा। आगे समझ में आपके। तो इस प्रकार थोड़ा बहुत ये भी हमें नॉलेज होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कूलाम के नियम की। किसकी बात करते हैं, कूलाम का नियम, कूलाम का नियम। और कूलाम का नियम क्या कहता है, यदि आवेश, क्या लिखेंगे, यदि आवेश स्थिर अवस्था में, स्थिर अवस्थाओं में है तो उनके मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रत्यक्षण बल को स्थिर विद्युत बल कहते हैं। आगे समझे आपके। यदि आवेश स्थिर अवस्था में है तो उनके मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रत्यक्षण बल स्थिर विद्युत बल कहलाता है। और लगने वाला बल, नियम जो दिया था इसके अनुसार हम लिखेंगे, इसके अनुसार लगने वाला बल, लगने वाला बल दोनों आवेशों, क्या लिखेंगे, लगने वाला बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती या प्रतिलोमानुपाती होती है। वर्ग के प्रतिलोमानुपाती होती है, होता है। क्या नियम है भाई, कूलाम का नियम। यदि आवेश स्थिर अवस्थाओं में है तो उनके मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रत्यक्षण बल को स्थिर विद्युत बल कहते हैं। इनके अनुसार लगने वाला बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के प्रतिलोमानुपाती होता है। अब मान लो कोई आवेश है, एक आवेश Q1 ये है और दूसरा आवेश Q2 है, और इनके मध्य जो दूरी है वो दूरी है R। तो इनके मध्य जो बल लगेगा वो F, वो कितना लगेगा, उसकी गणना किसके नियम से करनी है, कूलाम के नियम से। तो कूलाम के नियम अनुसार क्या होगा भाई, तो नियम के अनुसार होगा कि F प्रोपोर्शनल Q1 Q2। पहला तो ये हो गया समीकरण इसका कि दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती हो गया। दूसरा समीकरण क्या बनेगा इसका कि F प्रोपोर्शनल 1/r², यानी
जो इनके मध्य बल लगेगा वो उनकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा, तो वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती यहाँ लिख दिया हमने। अब ये दोनों समीकरण बन गया, समीकरण 1 और 2, इन दोनों को आपस में जोड़ो, तो जोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे भाई कि एफ प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बटावा आर स्क्वायर। अब जब भी हम प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो बराबर एक नियतांक लिखेंगे, तो बराबर लगाकर एक नियतांक लिखे तो क्या लिखेंगे भाई, तो यह आएगा आपके एफ बराबर नियतांक हमने लिखा के, कूलाम का के दे दिया, फिर इसके अंदर लिखेंगे Q1 Q2 और अपोन में आ जाएगा आर स्क्वायर। आगे समझे। अब इसके अंदर एक के है, एक नियतांक है, के क्या भाई, एक नियतांक है, और जिसका मान नियतांक है, जिसका मान ये भी नोट करना आप 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन मीटर, क्या लिखेंगे भाई, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटावा कूलाम स्क्वायर, यह इसका मात्रक होता है। तो नियतांक के है जिसकी वैल्यू होती है 9 × 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटावा कूलाम स्क्वायर। आगे समझे। अब इसके अंदर एक चीज नोट करना, के स्थान पर हम यह भी लिख सकते हैं 1/4 पाई इफ साइलेंस 0, और इफ साइलेंस 0 यह निर्वात की विद्युतशीलता है, और यहाँ क्या है, यह निर्वात की विद्युतशीलता है, निर्वात की विद्युतशीलता है। आगे समझे। तो अब इसको इस प्रकार भी समीकरण को लिख सकते हैं, इसको समझाने की दृष्टि से मैं यहां लिख सकता हूं, देखो कि F बराबर 1/4 पाई इफ साइलेंस 0 और Q1 Q2 बटावा आर स्क्वायर, ये एक सूत्र प्रतिपादित हो गया कूलाम के नियम की सहायता से इनके मध्य लगने वाले बल को गणना करने का। तो F बराबर हो गया 1/4 पाई इफ साइलेंस 0 और गुणा में है आपके Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये इसका आ गया। और ये इसमें ये जो है इसकी वैल्यू ये निर्वात की विद्युतशीलता है, और इस विद्युत चुंबकीय बल की जो परास है वो अनंत परास है। तो हम क्या लिखेंगे, विद्युत चुंबकीय बल की जो परास है, यहां भी लिख सकते हैं विद्युत चुंबकीय बल की परास अनंत है, यह भी नोट करना होती है। तो विद्युत चुंबकीय बल की जो परास है वो अनंत होती है। आगे समझें। तो कूलाम के नियम द्वारा इस बल का हम प्रतिपादन करते हैं कि दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल आकर्षण या प्रत्याकर्षण का बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और इस बल की जो परास है वो अनंत होती है। और ये सूत्र जो प्रतिपादित हुआ कि F बराबर K लगा दे Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ R क्या है, इनके मध्य की दूरी है, और Q ये आवेश है। और आवेश किसे कहेंगे, ये भी किसी पदार्थ का मौलिक गुण होता है जो पदार्थ के अंदर विद्यमान होता है। ये तभी प्रकाशित होता है जब पदार्थ दूसरे पदार्थ के साथ में इलेक्ट्रॉन विनिमय करता है, और इलेक्ट्रॉन विनिमय के द्वारा उसके ऊपर चार्ज आता है, पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है, यानी धनावेश भी हो सकता है, ऋणावेश भी हो सकता है। अगर दो धनावेश है दोनों आवेश, तो धनावेश और धनावेश के मध्य जो बल लगेगा वो प्रत्याकर्षण का बल होगा, और एक आवेश धनावेश और दूसरा अगर ऋणावेश है तो उनके मध्य जो बल लगेगा वो आकर्षण का बल लगेगा। अगर दोनों ही आवेश अगर ऋणात्मक है, यानी दोनों ही आवेश ऋणावेश है, तो दोनों ऋणावेशों के मध्य जो बल लगेगा वो भी प्रत्याकर्षण का बल लगेगा। तो इस प्रकार इसको थोड़ा बहुत मैंने समझाने का प्रयास किया, आगे समझे। अब हम बात करते हैं बल नंबर तीसरा, जो प्रकृति का तीसरा बल है दुर्बल बल या दुर्बल नाभिकीय बल। दुर्बल नाभिकीय बल के बारे में हमने चर्चा की थी। ये इस बल का पता कब चला कि रेडियो एक्टिविटी में बीटा क्षय के दौरान पता चला, यानी ये बल उन कणों के मध्य लगता है जो रेडियो एक्टिव सक्रिय पदार्थ के सेक के दौरान, बीटा सेक के दौरान उत्सर्जित कण होते हैं उनके मध्य लगता है। अब उत्सर्जित होने वाले कण कौन कौन से हैं कि आपके इलेक्ट्रॉन है, एंटी न्यूट्रॉन है, तो उनके मध्य लगने वाला दुर्बल नाभिकीय बल है, जिसकी परास नाभिक के आकार के समान 10 की घात -15 मीटर से भी कम होती है, यानी 10 की घात -16 मीटर के इसकी परास होती है, यानी अल्प परास का यह दुर्बल बल है, दुर्बल नाभिकीय बल है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में ज्यादा प्रबल है, यह भी नोट करना आप, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, इसको मिटाकर अगले हम बल की बात करते हैं, वो बल है आपके दुर्बल बल। चलो इसको मिटा देते हैं भाई। अब हम दुर्बल बल की बात करते हैं। तो इस प्रकार हमें पढ़ना है भाई। अब हम बात करते हैं दुर्बल नाभिकीय बल या दुर्बल बल, वीक फोर्स के बारे में बात करते हैं। और इस बल का पता कब चला, इस बल का पता चला रेडियो एक्टिव में, जो रेडियो एक्टिव पदार्थ है उनके जब सेक के अंदर बीटा सेक के दौरान हमें इस बल का पता चलता है, आगे समझना आपके। तो अब हम बात करते हैं आपके बल नंबर 3, दुर्बल बल। दुर्बल
बल। और दूसरा इसका नाम क्या है? दुर्बल नाभिकीय बल। क्या लिखेंगे भाई? दुर्बल नाभिकीय बल, नाभिकीय बल। और इसको लिखेंगे हम FW, वीक फोर्स के द्वारा इसको करते हैं। तो इस बल का पता हम क्या लिखेंगे? इस बल का पता रेडियो एक्टिविटी में बीटा से के दौरान, क्या? बीटा से के दौरान यह बल उन कणों के मध्य लगता है जो रेडियो एक्टिव सक्रिय पदार्थ के क्षय के दौरान रेडियो एक्टिव उत्सर्जित होते हैं। आगे समझो आपके, उत्सर्जित होते हैं। तो इस बल का पता रेडियो एक्टिविटी में बीटा से के दौरान चला, और यह बल उन कणों के मध्य लगता है जो रेडियो एक्टिव सक्रिय पदार्थ के से के दौरान उत्सर्जित होते हैं। आगे समझ में, बीटा से के अंतर्गत, यह भी नोट करना आप, बीटा से के अंतर्गत इलेक्ट्रॉन तथा एंटी न्यूट्रॉन अनावेशित कण होते हैं, उत्सर्जित होते हैं, जिनके मध्य लगने वाला बल दुर्बल नाभिकीय बल कहलाता है। आगे समझ में, यह अल्पपरास के बल है, बल होते हैं। इनकी परास, यह भी नोट करना, इनकी परास नाभिक के आकार कितना होता है भाई? नाभिक के आकार, और नाभिक का आकार 10⁻⁻15 मीटर से भी कम होती है। तो इनकी वास्तविक जो परास होगी, इनकी जो परास है वो है 10⁻16 मीटर होती है। आगे समझ में, तो इस प्रकार दुर्बल बल के बारे में या दुर्बल नाभिक के बारे में या वीक फोर्स के बारे में यही अवधारणा है कि ये बल का पता रेडियो एक्टिविटी में बीटा से के दौरान चला। ये बल उन कणों के मध्य लगता है जो रेडियो एक्टिव सक्रिय पदार्थ के से के दौरान उत्सर्जित होते हैं। बीटा से के अंतर्गत इलेक्ट्रॉन तथा एंटी न्यूट्रॉन अनावश्यक कण होते हैं, उत्सर्जित होते हैं, जिनके मध्य लगने वाला दुर्बल नाभिक बल है, दुर्बल नाभिक बल कहलाता है। ये अल्प परास के बल होते हैं। इसकी परास नाभिक का आकार यानी 10⁻⁻15 मीटर से भी कम होती है। इसकी जो परास है वो 10⁻16 मीटर होती है। आगे समझ में, अब हम अगले बल की बात करते हैं। अगला बल जो बल नंबर 4 होगा, नंबर 4 नाभिकीय बल। दूसरा शब्दों में इसका नाम है परबल नाभिकीय बल, जिसे हम FN द्वारा प्रदर्शित करते हैं, न्यूक्लियर फोर्स। परिभाषा क्या होगी कि नाभिकीय परास के अंदर नाभिकीय कणों के मध्य लगने वाले बल को नाभिकीय बल कहते हैं या प्रबल नाभिकीय बल कहते हैं। और यह बल लघु परास का प्रबल आकर्षण बल है। आगे समझ में, और नाभिकीय परास के बाहर इस बल का प्रभाव नगण्य होता है। यह भी नोट करना, नाभिकीय परास के बाहर इस बल का मान नगण्य होता है। अब यह क्या करता है, नाभिक के भीतर प्रोटॉन को न्यूट्रॉन को आपस में प्रबल आकर्षण बल द्वारा यह बल कार्य करता, प्रबल आकर्षण का बल कार्य करता ताकि उनको जोड़े रखता। आगे समझ में, दूसरी इसकी परिभाषा, दो
दो न्यूक्लियस के मध्य पाई मेसान, पाई पॉजिटिव, पाई नेगेटिव या पाई न्यूट्रल के विनिमय से ये बल उत्सर्जित होते हैं, इसलिए इसको विनिमय बल भी कहते हैं, एक्शन फोर्स भी कहते हैं। ये भी आप नोट करना। तो परिभाषा क्या हो गई, हम लिखेंगे नाभिकीय परास में नाभिकीय कणों, नाभिकीय परास में नाभिकीय कणों के मध्य लगने वाला बल नाभिकीय बल कहलाता है। क्या लिखेंगे भाई, नाभिकीय परास में नाभिकीय कणों के मध्य लगने वाले बल को नाभिकीय बल कहते हैं या नाभिकीय बल कहलाता है। आगे समझना, यह बल लघु परास का परबल आकर्षण बल है, परबल आकर्षण बल है, यह भी नोट करना, परबल आकर्षण बल है। और नाभिकीय परास, नाभिकीय परास के बाहर, नाभिकीय परास के बाहर इनका प्रभाव नगण्य हो जाता है। आगे समझ आपके, नाभिकीय परास में नाभिकीय कणों के मध्य लगने वाला बल नाभिकीय बल कहलाता है। यह बल लघु परास का प्रबल आकर्षण बल है और नाभिकीय परास के बाहर इसका प्रभाव नगण्य हो जाता है, यह भी नोट करना आप। नाभिक के भीतर, नाभिक के भीतर प्रोटॉन प्रोटॉन यानी प्रोटॉन को प्रोटॉन से, प्रोटॉन प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन यानी न्यूट्रॉन को न्यूट्रॉन से तथा प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मध्य परबल आकर्षण बल काम करता है, परबल आकर्षण बल कार्य करता है। आगे समझना आपके, यानी नाभिक के भीतर प्रोटॉन प्रोटॉन के मध्य, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के मध्य और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मध्य परबल आकर्षण बल कार्य करता है। आगे समझे, दो न्यूक्लियस के मध्य पाई मेसान, पाई पॉजिटिव, पाई न्यूट्रल, पाई नेगेटिव के विनिमय से यह बल उत्पन्न होते हैं, इसलिए इन्हें विनिमय बल भी कहते हैं, इसलिए इन्हें विनिमय बल भी कहते हैं, एक्शन फोर्स भी इनको कहते हैं। आगे समझना आपके, नाभिकीय बल या परबल नाभिकीय बल की परिभाषा क्या होगी कि नाभिकीय परास में नाभिकीय कणों के मध्य लगने वाले बल को नाभिकीय बल कहते हैं। यह बल लघु परास का प्रबल आकर्षण बल है और नाभिकीय परास के बाद इसका प्रभाव नगण्य हो जाता है। नाभिक के भीतर प्रोटॉन प्रोटॉन को, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन को, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के मध्य प्रबल आकर्षण बल कार्य करता है। दो न्यूक्लियस के मध्य पाई मेसान में के विनिमय से बल उत्पन्न होता है और इन्हें विनिमय बल भी कहते हैं। आगे समझे, अब हम पढ़ेंगे प्रकृति के मूल बल। इन मूल बलों का जो आपेक्षिक अनुपात है प्रबलता का, उसके बारे में थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। इसको मैं मिटा देता हूं, आगे समझो आपके। तो इस प्रकार आज के वीडियो के अंदर हमने प्रकृति के चारों बलों के बारे में पढ़ा है, जिसके अंदर गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चंबकीय बल, दुर्बल नाभिकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल के बारे में हमने विस्तार से चर्चा की है। अब इनका जो आपेक्षिक प्रबलता का जो अनुपात है, इनके बारे में थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते हैं। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रकार के भी क्वेश्चन आपके नीट एग्जाम और बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो हम बात करते हैं अब उपयुक्त चार प्रकार के मूल बलों की आपेक्षिक प्रबलता
आपेक्षिक प्रबलता को निम्न प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। आगे समझना आपके। अब इनकी प्रबलता का जो कर्म क्या है, तो सबसे ज्यादा जो प्रबल बल होगा, मैंने आपको बताया कि 4 बल का जो अनुपात लिखेंगे, सबसे ज्यादा प्रबल बल होगा नाभिकीय बल, उससे कम प्रबल होगा विद्युत चंबकीय बल, उससे कम प्रबल होगा आपके दुर्बल बल, और सबसे कम प्रबल बल होगा गुरुत्वाकर्षण बल। तो इनका अनुपात किस प्रकार लिखेंगे, कितना अनुपात है, उसको हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले इनके कर्म के बारे में बात करते हैं। तो सबसे कम जो प्रबल बल होगा वो आपके गुरुत्वाकर्षण बल होगा Fg। इससे ज्यादा जो प्रबल होगा वो दुर्बल बल होगा FW वीक फोर्स। इससे ज्यादा जो प्रबल बल होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या विद्युत बल या विद्युत चंबकीय बल कहेंगे Fe। और सबसे ज्यादा जो प्रबल होगा वो न्यूक्लियर फोर्स Fn होगा। ये भी नोट करना, इनकी प्रबलता का कर्म भी आपको पूछा जा सकता है। अगर अनुपात की बात करें, अगर इनके मध्य अनुपात की बात करें, कितने अनुपात का इसमें वो होता है, तो हम अनुपात की बात करेंगे। अगर मन गुरुत्वाकर्षण बल का, अगर अनुपाकर्षण बल का अनुपात अगर 1 हो, तो जो वीक फोर्स है दुर्बल नाभिकीय बल, तो इसका अनुपात होगा 10⁻25। यह नोट करना आप। अगर मान लो अनुपात की हम बात करते हैं विद्युत चंबकीय बल, तो विद्युत चंबकीय बल का जो अनुपात होगा 10⁻36 होगा। इसी प्रकार अनुपात की बात करते हैं हम नाभिकीय बल की, न्यूक्लियर फोर्स की, तो इसकी प्रबलता होगी 10⁻38। तो इस प्रकार इनका अनुपात हम व्यक्त करते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात 1 होगा, तो दुर्बल बल का अनुपात होगा 10⁻25, और उसका जो अनुपात होगा विद्युत चंबकीय बल का वो 10⁻36 होगा, और नाभिकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल का जो अनुपात होगा 10⁻38 होगा। इस प्रकार जो प्रगति के मूल बल है, उन मूल बलों की जो प्रबलता का जो कर्म है वो इस प्रकार है। आगे समझ में। तो आज के वीडियो के अंदर हमने प्रगति के मूल बलों के बारे में पढ़ा। प्रगति के मूल बल कौन कौन से हैं, तो हमने प्रगति के 4 मूल बलों के बारे में विशेष अध्ययन किया। पहला गुरुत्वाकर्षण का बल, दूसरा विद्युत चंबकीय बल, तीसरा बल है जो हमारे दुर्बल नाभिकीय बल, और चौथा प्रबल नाभिकीय बल। आगे समझ में आपके। तो इस प्रकार आज के वीडियो के अंदर भौतिक विज्ञान की जो हमारा कक्षा 11 का जो अध्याय चल रहा है भौतिक जगत, जिसके अंदर आज का जो हमारा विषय था प्रगति के मूल बल और उन बलों के बारे में चर्चा की। कल के वीडियो के अंदर जो अगला टॉपिक होगा, जो संरक्षण का नियम है, संवेग संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, आवेग संरक्षण का नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम, इनके संबंध में हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।